हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे पे, जहां हम 4 दिन में रोज एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीबीज यानी इलेक्शन फ्रीबीज के बारे में, और ये देखेंगे कि इसके ऊपर बेस सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे कैसे आंसर कर सकते हैं। वेलफेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट एज पर आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Elucidate in light of freebies being offered in recent electoral campaigns. Now, there is a lot of discussion, debate about freebies. प्राइम मिनिस्टर ने जुलाई 2022 में इसे रेवड़ी कल्चर का नाम दिया, जिसमें जब भी इलेक्शन आता है तो हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री बस राइड्स ये अनाउंस करते हैं। और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2022 से एक पीआईएल भी चल रही है, पेंडिंग है, और उस पीआईएल के अंदर यह चैलेंज किया गया है कि जो इलेक्शंस के दौरान फ्रीबीज दी जाती है वो एक तरीके से ब्राइबरी की तरह है या अनड्यू इन्फ्लुएंस की तरह है, जो कि एक इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस है। इलेक्टोरल करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर भी उसे गिना जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है इस पॉलिसी मैटर्स के बीच में नहीं पढ़ना चाहते। इट इज अ पॉलिसी मैटर जिसके लिए हमारे पास कोई पावर्स भी नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को मना कर सके। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा है उस दौरान बहुत सारा डिस्कशन इसके ऊपर होता है। इलेक्शन सीजन जब आता है, जैसे अभी विधानसभा के इलेक्शन जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, तो ये सीजन इस तरीके का बना हुआ है, तो उस पर बहुत सारे बयानबाजी भी होती है। रिसेंटली एनएचआरसी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि एक कानून बनना चाहिए, एक लॉ बनना चाहिए, जिसमें ये डिफाइन कर दिया जाए कि क्या चीज इलेक्शन फ्रीबी होती है और उसे रोकने की कोशिश की जाए। अब सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा डिस्कशन का है क्यों? व्हाई डू वी नीड सच अ डिस्कशन? और क्वेश्चन जो हमारा पूछा जा रहा है वो भी इसी चीज को केटर करता है। क्वेश्चन है कि आपने एल्यूसिडेट करना है फ्रीबीज को इन लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब आपने किसी चीज को एक्सप्लेन करना है तो एक तरीके की फ्रीडम आपके पास है कि आप उसे जैसे मर्जी चाहे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम ऐसे अप्रोच अपनाएंगे कि सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी रीसेंट कॉन्टेक्स्ट से। अब मैंने एनएचआरसी के चेयरमैन की स्टेटमेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि उसे मैं वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में लिखना चाहता हूं, इसीलिए यहां पे हम सुप्रीम कोर्ट का व्यू स्टार्ट में लिख देंगे। सुप्रीम कोर्ट का व्यू कहता है कि द टर्म फ्रीबी needs to be distinguished from genuine welfare measures, और तभी ऐसा आपसे सवाल पूछा गया है कि सरकार को एक तरफ कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि उनको कुछ सेट ऑफ वेलफेयर मेजर्स लेने हैं। अब अगर वो फ्रीबी मानी जाए तो आपको कैसे डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज अ फ्रीबी? क्या रेवड़ी है, क्या मुफ्त में आप चीजें बांट रहे हो, और क्या एक्चुअल में वेलफेयर है? उसके लिए ये डिबेट चल रही है। सो वी विल स्टार्ट बाय सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट किया है भाई कि जो फ्रीबी है उसको हम जेन्युइन वेलफेयर मेजर से कंफ्यूज ना करें, और टेलीविजन सेट बांटना, आटे के थैले बांटना में फर्क है। बिकॉज फूड बेसिक सिक्योरिटी जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत है वो हम कह सकते हैं कि हमें बांटने हैं, बट टीवी सेट बांटना, साइकिलें बांटना, ये सब चीजें किस हद तक फ्रीबी है ये अभी डिबेट पे चल रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट कर लिया। अब हमने बीच में क्या लिखना है? दो चीजों को एड्रेस करना है, दोनों पक्ष को एड्रेस करना है। साइड नंबर 1 ये होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कैसे वेलफेयर मेजर्स के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है, और साइड नंबर 2 क्या होगा कि फ्रीबीज कैसे हमारे लिए हानिकारक या घातक साबित हो सकती है। व्हाई दे आर हैविंग सर्टेन डिसएडवांटेजेस। Because the Prime Minister has stated this fact, this gives even more importance to the particular topic. Now, Article 39 क्या कहता है? Article 39 DPSP का कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनइक्वालिटीज कम करे, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स भी लिए जाते हैं, जैसे लाइवलीहुड के मेजर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज को इंश्योर करने के लिए स्टेट जो है बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाता है। साथ ही साथ आपके आर्टिकल 41 जो राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्टेट असिस्टेंस इन ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी के थ्रू आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के थ्रू लोगों को पैसे ट्रांसफर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको सोशल वेलफेयर प्रोवाइड किया जाए। आर्टिकल 47 के अंदर न्यूट्रिशन के लेवल्स को रेज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है।
अगर इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप आर्टिकल्स मेंशन नहीं कर पाते हो तो आपका आर्ग्यूमेंट अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ हवा में बात कर रहे होगे। सो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेयर यू आर सेइंग कि वेलफेयर मेजर्स दैट इंक्लूड फूड, दैट इंक्लूड हेल्थ केयर, दैट इंक्लूड स्कूल शिक्षा, एजुकेशन, these are welfare measures and they are actually mandated by the directive principles। अगर आर्टिकल नंबर नहीं लिखते हो तो दूसरा पर्सन जिसने आर्टिकल लिखा होगा वो एज ले जाएगा आपके अगेंस्ट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप ये बताओगे कि फ्रीबीज के क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब अगर आप वेलफेयर मेजर्स में से फ्री की जो चीजें दे रहे हो, इनडिस्क्रिमिनेटली दे रहे हो, उसको अगर निकाल दोगे तो आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन का कहना है कि अगर ये फ्रीबीज की रेस चलती रही कि एक स्टेट ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी, फिर सभी स्टेट्स ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी शुरू कर दी, एक स्टेट ने फ्री बस राइड्स दी, सभी स्टेट्स ने फ्री बस राइड्स देनी शुरू कर दी, तो एनके सिंह जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हैं, उनका कहना है कि यह सबसे फास्टेस्ट तरीका है फिस्कल डिजास्टर की तरफ जाने का। और फिस्कल डिजास्टर लॉन्ग टर्म डिजास्टर होगा। फिर जो अभी आप फ्री में चीजें दे रहे हो वो पैसे दे के भी नहीं दे पाओगे। कैसे? सबसे पहले जब आप फ्रीबीज देते हो, यानी कि लोगों को फ्री में राशन, कपड़े, साइकिलें, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हो, तो आप उस पैसे को एक लिमिटेड पूल ऑफ रिसोर्सेज में से निकाल रहे हो, और उस लिमिटेड पूल ऑफ रिसोर्सेज में से आपको दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर करने होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसकी जो फ्रीबीज के अंदर आता है, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो फ्रीबीज कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि इसमें खर्च किया गया पैसा किसी की इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं होता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें आप सड़कें बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर कम होता रहेगा अगर आप ज्यादा फ्रीबीज प्रोवाइड करते रहे। और ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सैक्रिफाइस है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट में मदद करता है। इसलिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही नजर आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम, स्टेट के फाइनेंसेस आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट्स में पता लगते हैं, और हर बार एनुअल जब आरबीआई अपनी स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट निकालता है तो वो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे आइडेंटिफाई कर जाता है जिनके पास इस वक्त इतना ज्यादा डेट अक्यूमुलेट हो गया है कि आगे आने वाले टाइम में डेट सर्विसिंग करने के लिए उनको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा डेट अक्यूमुलेट कर लिया है। पंजाब की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी उसका 16% ऑफ टोटल रेवेन्यूज के आसपास आता है। अगर ये डेटा आप इस्तेमाल करते हैं तो एक लेजिटिमेसी बन जाती है आपके आंसर के लिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेटिंग कि पॉलिटिशियन जो डिबेट में बोल रहे होते हैं वही चीज आप बोलते हो यहां पे, तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है एक इन्फॉर्म्ड आंसर के अंदर और एक जस्ट कई सुनी बातों के ऊपर बनाए गए आंसर के अंदर। तो प्लीज आरबीआई की रिपोर्ट्स से साइट करें कि स्टेट्स के फाइनेंसेस खतरे में हैं, स्टेट्स की जो फिस्कल हेल्थ है वो खराब है, और जैसे जैसे स्टेट्स की फिस्कल हेल्थ और ज्यादा डिटीरियोरेट होती जाएगी अल्टीमेटली उनको लोन रिकवरी वापस देनी पड़ेगी, और उस टाइम अगर वो गलती से भी डिफॉल्ट कर जाते हैं तो आगे उनको किसी भी तरीके की बोरोइंग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी, और इसकी वजह से इवेंचुअली द बर्डन विल फॉल ऑन यू बिकॉज रेवेन्यूज स्टेट आपसे कलेक्ट करेगा और वो अलग अलग जगहों से टैक्सेस कलेक्ट करके या किसी और सोर्सेज से आप ही के थ्रू वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। बिकॉज स्टेट के पास आसमान से गिरता हुआ कोई पैसा नहीं आ रहा है। स्टेट क्या कर सकता है, या तो अपने खर्चे कम कर सकता है या अपने इनकम बढ़ा सकता है। To improve its fiscal state, one of the two things it can do, it can either decrease its expenditure or it can increase its income। तो जब वो एक्सपेंडिचर बढ़ाता जा रहा है तो उसके प्रोपोर्शनेटली उसे अपने रेवेन्यू भी बढ़ाने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली बर्डन जो है वो जनता के ऊपर ही आएगा, ये आर्ग्यूमेंट ये कहता है। तीसरा, कुछ जजेस का ये कहना है कि ये हैंडआउट कल्चर ही प्रमोट हो रहा है। मतलब अगर चीजें फ्री में मिल रही हैं तो पूरी पॉपुलेशन के अंदर एक तरीके से फ्रीबीज को प्राप्त करने का कल्चर जो है सीप इन कर जाता है, काम करने की टेंडेंसी, काम करने की तरफ जो रुझान है वो कम हो जाता है, और फ्रीबीज जो है इस तरीके से पूरे इलेक्शन प्रोसेस को करप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने स्पेशल नोट दिया है, एडिशनल नोट दिया है।
क्योंकि आप आंसर में लिमिटेड डेटा ही इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप वो वाला डेटा इस्तेमाल कर सकते हो जो ऊपर लिखा है, या इस नोट के अंदर जो डेटा लिखा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। डोंट ट्राई टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वन, लेकिन आंसर में आपने कम से कम एक डेटा पॉइंट जरूर देना है। चौथा पॉइंट हम ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी देयर इज अ डाउट। आर्टिकल 282 कहता है कि पब्लिक पर्पस के लिए जो है एग्जीक्यूटिव पावर होती है कि स्टेट एक्सपेंडिचर कर सकता है, लेकिन वो कितना एक्सपेंडिचर है, कितना एक्सपेंडिचर और क्या एक्सपेंडिचर पब्लिक पर्पस के लिए होता है, इसको डिफाइन नहीं किया गया संविधान में, तो इसीलिए देयर इज अ डाउट रिगार्डिंग द डेफिनेशन। लास्टली, वोटर बिहेवियर को अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जाए, लास्ट मोमेंट पे आके फ्री में ये अनाउंस कर दो कि फ्री में कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे, टीवी प्रोवाइड कर देंगे, फ्री में बस राइड प्रोवाइड कर देंगे, तो जो ऑर्गेनिक वोटर ग्रोथ है, ऑर्गेनिक वोटर बिहेवियर है, वो नहीं जनरेट होता। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, 5 साल में आप किसी जगह के एमपी या एमएलए रहे होंगे, वहां पे आपकी कुछ परफॉर्मेंस रही होगी, उस परफॉर्मेंस का आंकलन करने के बाद ही आपको वोट मिलना चाहिए। आइडियल सिनेरियो में यह होना चाहिए, बट इंडिया के अंदर बहुत सारे और फैक्टर्स प्ले करते हैं। कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ये सब फैक्टर भी प्ले करता है। और क्रिमिनलाइजेशन, कितनी क्रिमिनलाइजेशन है, कितनी क्रिमिनल पावर है आपके पास, ये भी मैटर करता है इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा अब नया फैक्टर जो है वो ये है कि एंड में अनाउंस कर दो कि फ्री में कोई चीज आपको मिल जाएगी, तो उस बेसिस पे आप वोट्स गार्नर कर सकते हो। रिसेंटली जो पीआईएल फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें यह कहा गया है कि इस तरीके से जो आप लास्ट में फ्रीबीज अनाउंस करते हो, इसको ब्राइबरी के अंदर भी या अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर भी माना जा सकता है या जाना चाहिए। अभी आगे हमें नहीं पता है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज इट इज सब जुडिस। नाउ इसके आगे हम बताएंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है। अब देखो, इस आंसर में ऑलरेडी आपने ऑलमोस्ट अपनी वर्ड लिमिट एग्जॉस्ट कर दी है। मैंने यहां पे एक्सपैंड करके बताया, लेकिन जब आप अपने आंसर में वे फॉरवर्ड बताएंगे तो उसमें सिर्फ पॉइंटर्स देंगे, सिर्फ पॉइंटर्स देंगे कि इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव कमिटी बैठनी चाहिए और स्टडी करनी चाहिए, इसके ऊपर आउटकम ओरिएंटेड स्कीम्स या आउटकम ओरिएंटेड जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है सिर्फ वही होने चाहिए कि टारगेट मीट हो गया तो वेलफेयर प्रोग्राम खत्म हो गया, है ना। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, जिसको आप इससे भी क्लब कर सकते हो कि हर एक स्कीम का, हर एक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव का एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए, जिसके बाद उसे खत्म कर देना चाहिए, उसकी डिसकंटिन्यूएशन कर देनी चाहिए। फिस्कल पोजीशन को ध्यान में रख के ही, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ध्यान में रख के ही मेजर्स लेने चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ सजेशंस होंगे, तो जैसे एनएचआरसी के चेयरमैन ने सजेशन दिया कि कानून बनाओ, एक कानून के अंदर लिख दो कि व्हाट इज फ्रीबी एंड व्हाट इज वेलफेयर स्कीम, उसके हिसाब से फ्रीबी के ऊपर रोक लगा दो, इलेक्शन कमीशन को पावर दे दो कि इट कैन स्टॉप द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम मेकिंग सच प्रॉमिसेस, और आगे जाके जो वेलफेयर स्कीम्स है वो अलग से पहचानी जाएगी और जो फ्रीबीज है वो अलग से। कंक्लूजन आप मुझे बताएंगे, मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा है सो दैट यू राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या इस आंसर का कंक्लूजन होना चाहिए। जो बेस्ट कंक्लूजन होगा उसे मैं कल के लेक्चर में डिस्कस भी करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का जो सेशन है उसको मैं समाप्त करता हूं। जाने से पहले नवंबर 10 NOV10 ये नवंबर 10 कोड यूज कर सकते हैं आप हमारे किसी भी कोर्स पे, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और कोर्स की बात हुई है तो हमारी मेंस टेस्ट सीरीज 2024 को यूज कीजिए। अभी दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, दिसंबर और जनवरी में कम से कम 6 टेस्ट लिख दीजिए, 6 मेंस के टेस्ट लिख देंगे तो काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे फरवरी में जाते हुए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 17 टेस्ट मिलेंगे, 12 जनरल स्टडीज के, 5 एसए के। इसका इवैल्यूएशन और फीडबैक आपको साथ ही साथ हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, 1 वीक के अंदर मिल जाएगा। और आपका जो शेड्यूल है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब आप अपने मेंस 2024 तक के लिए प्लान कर सकते हैं इसको। तो 6 टेस्ट या 8 टेस्ट अभी दे दीजिए, बाकी मेंस के बाद भी प्रीलिम्स के बाद भी आप दे सकते हैं। इसमें आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और मेंटोर से कलेक्ट कर दिया जाएगा, जो मेंटोर्स हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं। साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप संपर्क करते हैं हमारे इस नंबर पे और ईमेल आईडी पे तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कल हम मिलते हैं 12 बजे और डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज 3 का एक सवाल।